हम बात करते हैं यहाँ पर संघ और इसका क्षेत्र यानी भारत के बारे में कहा गया है कि भारत संघ है और इस संघ का क्षेत्र क्या है। तो संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र। तो संविधान के भाग फर्स्ट में कहा गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बताया गया है राज्यों का संघ। क्या बताया गया है? राज्यों का संघ भारत को बताया गया है। तो राज्यों के संघ में हम देखें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा और यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की है। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत ही है। पूरे देश को यहाँ पर संघ बताया गया है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक तो भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में है। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तो यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 1 में राज्यों का क्षेत्र यानी भारत को राज्यों का क्षेत्र कहा गया है। दूसरा इसको बताया गया है संघ क्षेत्र यानी राज्य हैं भारत से अलग नहीं हो सकते। और तीसरा इसमें ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जैसे राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम। उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है और उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य यहाँ पर वही हैं। 28 राज्य हो गए हैं, अभी 29 में से एक कट गया है। अभी राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले 370 धारा लगी हुई थी, अभी 370 हटा दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पर अलग कर दिया गया है। और यद्यपि भाग जो था 21, भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष उपबंध हैं, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र को विशेष उपबंध दिया गया है, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए यहाँ पर विशेष उपबंध किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे है, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल हैं। तो संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। तो संघीय व्यवस्था की हम बात करें, संघीय व्यवस्था में क्या है? राज्य इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के 7 शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए संता अंतरण यानी संधि के अनुसार खरीद, उपहार और लीज व्यवसाय, जिसे अभी तक किसी भी मान्य शासक ने यहाँ पर अधिग्रहित नहीं किया हो, जीत या हारा करके। उदाहरण के लिए भारत में संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादर और नगर हवेली का अधिग्रहण किया है भारत ने,
गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और सिक्किम का अधिग्रहण किया है। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में आगे चर्चा की जाएगी किस तरीके से इनका अधिग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 2 के अंदर संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 को संसद की दो शक्तियां यहाँ पर प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 पहला तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, दूसरा नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। तो पहली शक्ति जो है उस राज्यों में प्रवेश को लेकर के है जो पहले से अस्तित्व में हैं, और जबकि दूसरी शक्ति में नए राज्यों को अस्तित्व में है जो नहीं है उनको गठन को लेकर के। अर्थात अनुच्छेद 2 में उन राज्य जो कि भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। और यहाँ पर अनुच्छेद तीसरी की बात करें, अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब बात करें राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, तो इसकी हम बात करते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। क्या अधिकृत करता है? किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर के अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहली जो शर्त यहाँ पर बताई गई है वह एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरी यहाँ पर यह बताई गई है कि संसद यानी कोई भी संस्तुति है उससे पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है और यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नई राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिला करके अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिला करके अथवा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर सम्मिलित है, यानी कि नए क्षेत्र का निर्माण भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो नए क्षेत्र का जो निर्माण किया जा सकता है ये 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा ये जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो कि या फिर संसद के बारे में बात करें। राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संबंध में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए एक नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ का कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करके नाम बदलने और सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान के द्वारा क्षेत्रीय एकता या फिर राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को यहाँ पर सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार है संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती है। इसलिए अमेरिका को यहाँ पर अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 4 में यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा।
इसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून है एक सामान्य बहुमत और एक साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति के द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरुवाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, इसने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई है, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया करके किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को किया गया। इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। और उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत के 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण और यहाँ पर 6.1 किलोमीटर की असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल किया गया था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़ी पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी यहाँ पर संशोधित कर दिया गया। और इस संशोधन की कुछ पृष्ठभूमि यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर क्या है, भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा है 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद यहाँ पर रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः यहाँ पर एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरुवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान का 9वां संशोधन हुआ था, जिसके अनुपालन में यहाँ पर अधिनियम 1960 यहाँ पर पारित किया जाता है। और लगातार मुकदमेबाजी और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सकता और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर ये बताया गया था। फिर हम बात करें कि 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामले के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। और इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। और इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले विभागों और अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित करके 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। और इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। फिर बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव किस तरीके से हुआ था। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका उद्भव और राज्यों का उद्भव किस तरीके से हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव, राज्यों का उद्भव। तो यहाँ पर देशी रियासतों के एकीकरण की हम बात करते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण होता है। देशी रियासतों का
एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयां दो श्रेणियां थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे। दूसरी थी विदेशी रियासतें जो राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र और प्रभुत्व जो कि पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र रहे। और यहाँ पर 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई। बची हुई जो तीन रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, जूनागढ़ को यहाँ पर जनमत के द्वारा मिलाया गया था और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें 1950 में संविधान ने भारतीय संघों के राज्यों को चार प्रकार से यहाँ पर वर्गीकृत किया है। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये सभी संख्या में 29 थे और भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और कुछ में शाही शासन था। भाग ग में राज्य के कुल भाग थे राज्य के 10, उसका केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान और निकोबार द्वीप को अकेले भाग गहम राज्य में यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अंडमान और निकोबार हैं ये गहम में रखे गए थे। तो भाग क में कौन कौन से राज्य थे 1950 की बात करें तो भाग क में थे असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। भाग ख के अंदर जो राज्य थे वो थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। भाग ग में यहाँ पर जो राज्य थे वो थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग ग में थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर हम बात करते हैं धर आयोग और जेबीपी समिति की। बाद में आता है धर आयोग और जेबीपी समिति, उसकी हम बात करते हैं। कौन सी जगह कौन सी है ये? धर आयोग और जेबीपी समिति। धर आयोग और जेबीपी समिति। जेबीपी समिति, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी और इस देश के विभिन्न भाग, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। और जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया और परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे यहाँ पर जेबीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इस तरीके से जेबीपी समिति इसको नाम दिया गया और जेबीपी समिति के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका कोई भी अध्यक्ष या फिर संरक्षण यहाँ पर नहीं था। इसने अपनी रिपोर्ट है अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर यहाँ पर होना पड़ा था, जब मद्रास ने तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु का यहाँ पर निधन हो गया था। फिर बात करते हैं फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग में क्या होता है? आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी
इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पाणिकर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य को एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए, और समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की यहाँ पर पहचान की। पहला तो देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण। दूसरा यहाँ पर भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा यहाँ पर वित्तीय और आर्थिक प्रशासनिक तर्क यहाँ पर दिए गए। चौथा यहाँ पर प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन के बारे में बात कही गई। तो आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों और 3 यहाँ पर केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। भाग ग को खत्म कर दिया गया और इसमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया, कुछ को यहाँ पर संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन यहाँ पर किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर और मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडी को मिलाकर के एक नया राज्य यहाँ पर केरल स्थापित किया गया था। और इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर के एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य, भोपाल राज्य को मिलाकर के मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। पुनः इसमें सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में और कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में और पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में और अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिनदीवी द्वीपों का सृजन करके मद्रास राज्य से काट कर किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें जो राज्य बनाए गए थे उस टाइम पर 14 राज्य, वो थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और संघ शासित क्षेत्र थे उस टाइम पर वो थे त्रिपुरा, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर बात करते हैं हम 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र। तो 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। तो यहाँ पर बात करें 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता यहाँ पर महसूस की गई है। भाषा या फिर सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग यहाँ पर उठी है। महाराष्ट्र और गुजरात की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है? 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए था और गुजरात भाषी लोगों के लिए गुजरात था। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य यहाँ पर बनता है और ये 1960 में बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली की बात करते हैं। और ये महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। ये मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बनाए गए थे। फिर बात करते हैं दादर एवं नागर हवेली।
दादर एवं नागर हवेली। तो दादर एवं नागर हवेली की बात करें, 1954 की बात है। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना हुआ प्रशासन चलता रहा और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं गोवा, दमन एवं दीव की। गोवा, दमन एवं दीव। गोवा, दमन एवं दीव। तो गोवा, दमन एवं दीव है। 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और इसी तरह दमन और दीव को यहाँ पर पृथक 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 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बना दिया गया। फिर बात करते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी का क्षेत्र है पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी और कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया और इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश में बदल दिया गया। फिर बात करते हैं हम नागालैंड की। इसकी बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड। तो नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के क्वीनसांग क्षेत्रों को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में ये रखा गया। और फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो 1966 की बात है। पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया और इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह यानी सिंह गृह राज्य यानी पंजाब सूबा की मांग उठने लगी और यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। सहाय आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य यानी हिमाचल प्रदेश का रूप दे दिया गया और 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और यह भारतीय संघ का हिमाचल प्रदेश क्या था, 18वां राज्य था। फिर बात करें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 की बात है। 1972 में क्या होता है? 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए और इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, ये भी अस्तित्व में आए हैं। इनके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को यहाँ पर स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया और यह असम में उपराज्य के रूप में जाना जाता था, जिसका अपना मंत्री परिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से यहाँ पर पृथक किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की बात चलती है 1947 में। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। यहाँ चोंग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेशी मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया
और 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई और उसके अनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया और इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 क एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लिखित किए गए हैं उसको संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई और 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोंग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया और इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया जो कि 22वां राज्य बना था। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित करके नया अनुच्छेद 371 च को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इससे अनुच्छेद 2 क एवं 10वीं अनुसूची को भी यहाँ पर निरसित कर दिया गया जिसे 1974 के 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। इसकी बात करते हैं। मिजो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करते हैं। तो 1987 की बात हो रही है यहाँ पर। 1987 में क्या होता है? 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हैं। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया था और यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ था जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह का समाप्त किया था। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बनाया गया था। फिर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। इसकी बात करते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड और झारखंड। तो यहाँ पर 2000 की बात है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक करके नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई और ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनता है, उत्तराखंड है वो 27वां राज्य बनता है और झारखंड है वो 28वां राज्य बनता है। उसके बाद में बनता है तेलंगाना। तेलंगाना है यहाँ पर। वर्ष 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी 29वें राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया था। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया, वो था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जिसने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे तमिलनाडु के अंदर, और कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर के एक वृहद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई और राज्य की राजधानी यहाँ पर हैदराबाद स्थापित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य से में बांट दिया। आंध्र प्रदेश शेष तथा तेलंगाना बचा था। तो हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदल करके हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहेगा तब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है 1956 में इस तरीके से है कि 14 एवं 6 से बढ़ करके ये 2014 में क्रम से कितनी हो गई थी, 29 तो राज्य हो गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब नामों में परिवर्तन की हम बात करते हैं। नामों में किस तरीके से परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, नामों में जो परिवर्तन हुआ है, कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया है। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया।
और इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नया नाम यहाँ पर लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए इसको घोषित किया जाता है और यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया था। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया और इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम है पुडुचेरी किया गया और वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामांकन ओडिशा के रूप में किया गया। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं राज्यों की, तो 2014 में जो भारतीय क्षेत्र थे जो कि 2016 तक बताए गए हैं, 2020 में ये तो क्या हो गए हैं, राज्य हैं 28 ही रह गए हैं। जम्मू कश्मीर को हटा करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है 9। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और राज्य हैं यहाँ पर वर्तमान में 28, वैसे 29 हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा करके उसको राज्य से हटा दिया गया है तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो 28 ही राज्य बच गए हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब संघों की बात करें, संघ और उससे क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद जो हैं, जैसे पहला जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है संघ के क्षेत्र का नाम बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का नामांकन और उसकी स्थापना की जा सकती है। तीसरे और अनुच्छेद दूसरे ए में बताया गया है सिक्किम संघ के साथ संबंध निरस्त कर दिया गया है। तीसरे अनुच्छेद में बताया गया है नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली या चौथी अनुसूची या पूरक अनुसंगिक या अनुवर्ती मामलों में यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे।